बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारी पूरी कोशिश होती है कि खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों समस्याओं का समाधान हम आप तक पहुंचाएं, साथ ही साथ आपको नए तकनीक और उपकरण के बारे में भी बताएं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। बागवानी खेती के लिए राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिला योजना है। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न जिलों में छोटे कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स, पैक्स को उपकरण बैंक के लिए अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपए है, जिसमें सरकार 80% अनुदान देगी। इसके साथ ही किसान व्यक्तिगत रूप से भी 2 लाख रुपए तक का कृषि उपकरण 80% अनुदान पर ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिला योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान नए फल बाग का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, छोटी नर्सरी की स्थापना, सब्जी के संकर प्रभेदों की खेती, मसाला फसलों की खेती, संरक्षित खेती, फसल तुड़ाई कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में रस चूसने वाले कीट और फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। यदि लाही, सफेद मक्खी और हॉपर्स कीट का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर हम इसमें कीट की बात करते हैं तो प्रमुख कीट जो हमारे जो लाही है, सफ़ेद मक्खी है, इसके अलावा लीफ हॉपर, इन सब कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते रहें। अगर हम जैविक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, तो फसल की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद हमें किसी जैविक कीटनाशी का अगर हम चुनाव करते हैं तो उसका प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पे हमें नियमित अंतराल पे इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा एक शूट बोरर या फ्रूट बोरर की समस्या आती है, जिसमें फलों को छेद कर एक कीड़ा घुस जाता है। तो इसके लिए फ्लूवेन डाई एमाइड दवा का 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसका हम स्प्रे करते हैं। लतेदार सब्जी फसल कद्दू की आगाद खेती के लिए जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार की उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि उपकरण पशु चालित बहुउद्देशीय हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उससे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है तथा 25% उपज में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं भिंडी फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्रभक्षी कीटों के रोकथाम के लिए क्या जैविक उपाय करें। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 2 से 3 बार करें। इन कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। ठंड का मौसम है, शाम का समय है, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां आप लीजिए। हम बस यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जो भी किसान भाई बहन पशुपालन कर रहे हैं, आज का ये अंक उनके लिए है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे पशुपालन में समय के साथ ध्यान देने योग्य बातें। तो बिना देर के आइए आपको दिखाते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में कई किसान पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये पशुपालन इनकी आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है। अतः वैसे किसान जिन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी या फिर मुर्गियां पाल रखी हैं, उन्हें पशुओं के नस्ल के हिसाब से क्षमता अनुरूप उत्पादन लेने के लिए मौसम के हिसाब से उनके प्रबंधन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अभी जब ठंड का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में उनके आवास पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए ये जरूरी है कि ठंडी हवाएं सीधे तौर पर पशुओं के संपर्क में न आए। अतः उनके आवास में जहां कहीं से भी हवाएं आती हैं,
उन्हें जूट के बोरे, पुआल, पत्ते, बांस आदि का इस्तेमाल कर उसे ढक कर रखना चाहिए। खिड़की दरवाजों को ढकते वक्त ये जरूर ध्यान दें कि पशुओं के आवास में ऑक्सीजन की मात्रा कम न हो पाए। पशुपालन के क्षेत्र में आप जिस किसी व्यवसाय पे जुड़े हुए हो, चाहे वो दूध के व्यवसाय के लिए गाय भैंस रख रहे हो या मांस के व्यवसाय के लिए आप भेड़ बकरियां रख रहे हो या मुर्गी पालन कर रहे हो, सभी के लिए हर मौसम में थोड़ी थोड़ी प्रबंधन में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये छोटे छोटे बदलाव से ध्यान में रखकर हम लोग समय अनुकूल, जैसे समय के मौसम के जो परिवर्तन हो रही है उस परिवर्तन का असर पशुओं पर न पड़े और हम उससे उत्पादन सही मात्रा में ले सकें, जितना हमें नस्लीय क्षमता है उसके अनुसार उत्पादन ले सकें। उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों के लिए प्रबंधन में कुछ कुछ बदलाव लाना अति आवश्यक होता है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं गाय भैंसों में जो दुधारू पशुएं हैं उन सबों से, या फिर दूसरे पशुओं में भी आप पहला बदलाव जो होता है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप सबसे पहला बदलाव कीजिए अपने आवास स्थान को ध्यान पर रखकर। आपके आवास स्थान, पशुओं के आवास स्थान के लिए जो आप खिड़की, दरवाजे या रोशनदान जो भी हवा के लिए क्षेत्र छोड़ रखे हैं, उन सबों पे आप कोशिश करें कि उन क्षेत्रों से जो सीधी ठंडी हवा का झोंका जो अभी चल रहा है ये पशुओं के शरीर को सीधे तौर पर ना छूने पाए, इसकी आप अपने संसाधन के अनुसार व्यवस्था कर लें। जैसा कि किसान भाई साधारण तौर पे जूट के बोरे जो जिसमें खल्ली, चोकर वगैरह आते हैं उस तरह के बोरों को टांग कर उपयोग कर लेते हैं, या जिनके पास जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है जो इस तरह की चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, वे किसान भाई जैसे पुआल वगैरह के एक तरह का सीट बना लेते हैं, चादरें बना लेते हैं, उसको आप ढक कर सकते हैं, या फिर पत्तों का बना सकते हैं, या फिर बांस का जो पतला पतला ये चटनी टाइप का बनता है उसको आप बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप खिड़की दरवाजों को इस तरह की चीज़ों से ढक दें जिससे कि सीधी हवा आपके पशु आवास के अंदर ना आ पाए। पशुओं के आवास के भीतर इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी होता है कि वहाँ या आवास के आसपास किसी तरह का जल जमाव ना हो, इससे बीमारियों के पनपने की संभावना रहती है। इसके अलावा पशु आवास के अंदर वाले भाग को भी ध्यान रखें, जैसे अंदर में जो पशु आवास का जो फर्श है उसमें कोई पानी का जमाव ना हो, किसी तरह के बहुत ज़्यादा अंदर में मॉइस्चर न बन पाए, इसका ख्याल रखें। वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखें, इसमें आसपास में कोई पानी का जमाव ना हो इसकी भी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में भी कई तरह के जो पैरासाइट्स हैं, कई तरह के ऐसे बीमारी होते हैं जो मक्खी, मच्छर, टिक्स, लाइस इन सबों से पनपते हैं, तो उसका भी जरूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, नवजात पशुओं तथा चूजों को ठंड के मौसम में गिरते तापक्रम से बचाना भी बहुत आवश्यक होता है। चूजों के लिए ब्रूडिंग रूम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे वहां के तापक्रम तथा आर्द्रता को अनुकूल बनाया जा सके। इसके अलावा बछड़े तथा मेमने आदि के लिए फर्श पर पुआल, फटे कपड़े बिछाकर उन्हें ठंड से बचाया जा सकता है। तापमान को गर्म बनाए रखने के लिए कृत्रिम व्यवस्था भी की जा सकती है। विशेष करके कहें जो नवजात कम उम्र के पशु हैं, खास विशेष करके नवजात बछड़े हों या मेमने हों या जो न्यू चिक्स हैं, उन सबों में तापमान का तो विशेष ही ख्याल रखा जाता है। चिक्स में जैसे हम लोग अगर ब्रॉयलर पालन या दूसरे जो कर रहे हैं वो ब्रूडिंग रूम का विशेष तौर पे व्यवस्था करते हैं, ताकि हम टेम्परेचर, मॉइस्चर और खाने पीने के चीज़ों को विशेष तौर पे व्यवस्थित कर पाएँ। उसी तरह से किसान भाई जो आप जो गाय भैंसों की जो खेती ये पशुपालन कर रहे हैं, गाय भैंसों का जो व्यवसाय कर रहे हैं, उन सबों में भी नवजात बछड़ों के रहने का जो जगह है वहाँ पर फर्श में कुछ बिछाने के लिए आप सामग्रियों का अपने आसपास में जो सामग्री मौजूद है उसकी व्यवस्था जरूर कर लें। कुछ नहीं तो पुआल आप जरूर बिछा दें, या घर में अगर फटे पुराने बोरे हों या कपड़े हों, उन सबों पे आप नीचे में पूरा फर्श को सुखा के अगर बिछा देते हैं तो वहाँ के तापमान को व्यवस्थित करने में काफ़ी सहायता मिलती है। अगर इससे तापमान में और अधिक गिरावट हो जाती है, जैसे 10 डिग्री से नीचे आने लगती है, तो आप आर्टिफिशियल जो हीटिंग मेथड्स हैं, जैसे हीटर हो गए, इंफ्रारेड लाइट्स हो गए, या फिर जो बल्ब होते हैं 200 वाट्स के, उन सबों की भी व्यवस्था आप करके थोड़े उस जगह को जहाँ पे आप नए जानवरों को रखे हुए हैं, चाहे मेमने हों या बछड़े हों, उनके लिए आप ये व्यवस्था कर सकते हैं। इससे आप एक टर्म यूज़ होता है हाइपोथर्मिक, जो अपने शरीर तापमान से उनका जो तापमान है बहुत नीचे आने लगता है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सीवरिंग होती है, कपकपी होती है, लार बनने लगेगा, खाने पीने के प्रति रुचि घट जाएगी, तो इससे आपके जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है, तो उससे आप बच सकते हैं। ये हाइपोथर्मिक कंडीशन हमारे माने बड़े जो दुधारू पशु हैं उन सबों में भी होने की संभावना रहती है। विशेष करके अगर संकर नस्ल के पशुएँ आप रखें हैं जो ज़्यादा दुधारू हैं, दूध अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तो वहाँ पर मिनरल इम्बैलेंस भी हो जाता है इन समय पर, जिससे कि हाइपोथर्मिक कंडीशन में पहुंचने की संभावना और अधिक हो जाती है। ठंड के मौसम में पशुओं से यदि सही उत्पादन लेना है
तो उनके पोषण पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। अतः इसके लिए दाने में 15 से 20% खल्ली की मात्रा बढ़ा देना बेहतर होता है। चारा में पोषक तत्व देना अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा दुधारू पशुओं में 2 से 3% मिनरल मिक्सचर मिलाना भी बेहतर होता है। यदि नमक की अनुशंसित मात्रा भी शामिल हो जाए तो उससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में और वृद्धि होगी। अगर इन सभी समस्याओं से आपको निपटना है और उत्पादन को बनाए रखना है तो थोड़ी बहुत पोषण की तरफ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। उन सबों पे आप थोड़ा, जैसे मैं खास तौर से अगर कहें तो आप केक की मात्रा जो है या जो खल्ली जिसको कहते हैं, दाना मिश्रण में जो खल्ली मिलाते हैं उनमें आप 15 से 20% खल्ली की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेज का जो चारा से उनके पोषक तत्वों की जो मात्रा हम लोग लेते हैं, अगर चारा से अगर पोषक तत्व दे पाएँ तो और अच्छा गुणवत्ता युक्त चारा की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। इससे पशु और भी आरामदायक स्थिति में रहते हैं और आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो बनाए रखते हैं। तथा मिनरल मिक्सचर, आप यहाँ पे दुधारू पशुओं को कम से कम 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और अच्छे क्वालिटी की मिनरल मिक्सचर को ही आप चुनाव करें, जिसमें सभी मिनरल्स की उचित मात्रा मिली हुई रहती है। उस तरह के मिनरल मिक्सचर की मात्रा 2 से 3% आप दें। और नमक भी इस मौसम में अवश्य मिलाएं। जो खाने की नमक होती है वो 0.5 to 1% की मात्रा जरूर मिलाएं। तो इन सब की व्यवस्था करें तो आपके पशुओं में जो उत्पादन है, उत्पादन पर जो इस मौसम का जो मार पड़ता है, इससे आप बच सकते हैं और इस ठंड के मौसम में भी आसानी से आप उत्पादन ले सकते हैं। ठंड के मौसम में पशुओं को हर हाल में ठंड से बचाने की आवश्यकता होती है। अतः जो लोग पशुओं को बाहर चराने ले जाते हैं उन्हें हर स्थिति में सुबह 9 से 4 बजे शाम तक पशुओं को धूप रहते चरा लेना चाहिए। इससे उन्हें गिरते तापक्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा जो जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बकरी पालन या भेड़ पालन कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपने पशुओं को, या गाय भैंस भी जो कर रहे हैं, अभी कोहरा सुबह काफ़ी रहता है, तापमान में गिरावट काफ़ी रहती है, तो जो चराने के लिए ले जाते हैं वो कोशिश करें कि 8 से 9 बजे के बाद ही जब थोड़ी धूप आ जाए तभी आप ले जाएं। और किसी किसी किसान को ये आदत रहता है कि लेट इवनिंग तक चराते रहते हैं, तो इस मौसम में कम से कम आप 4 बजे तक में घर लौटा लाएँ तो अच्छा है। मतलब कहें तो 9 से 4 के बीच में चराने वाले पशुओं को आप चराएं तो तापमान का जो गिरावट का असर है तो आपके पशुओं पे असर नहीं होगा। विशेष करके बकरी पालक, भेड़ों से ज़्यादा बकरियों में ये ठंड का असर ज़्यादा होता है और इससे निमोनिया, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सिमिया, ब्लॉट, इस तरह की बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ती है। विशेष करके जो नवजात मेमने हैं उन सबों पे जो निमोनिया की सांस से संबंधित बीमारियों से शुरुआत होती है और दूसरे कई तरह के बैक्टीरियल बीमारियां भी उनके घर कर जाते हैं और मृत्यु दर बढ़ने लगती है। तो निश्चित तौर पे उन सबों को इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान भाइयों, अगर आप अपने बकरी और भेड़ों को पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया का टीका अगर नहीं कराए हुए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया की टीकाकरण अवश्य करा लें। इसके अलावा सभी खूर वाले जानवरों में खुरा चपका होने की संभावना इस मौसम में अधिक होती है, तो आप खुरा चपका का भी टीकाकरण अगर नहीं करा पाए हैं तो जितना जल्द हो सके अपने पशुओं को खुरा चपका का टीकाकरण अवश्य करा लें। तो इस तरह से यदि पशुपालक भाई विशेषज्ञों की सलाह मानकर ठंड के मौसम में अपने पशुओं के लिए समुचित प्रबंधन करें तो उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फलों का राजा आम है। आम की अपनी ही पहचान है। ये खाने में काफी मजेदार है। जी हाँ, हम बातें करने जा रहे हैं आम की। मंजरपुर आम के बागानों की देखभाल के लिए तकनीकी प्रयोग हम कैसे करें, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में ठंड का मौसम धीरे धीरे अपनी गति पकड़ता जा रहा है। ये मौसम ऐसा मौसम है कि यदि इस अवधि में हम अपने बागों की समुचित देखभाल करें तो आने वाले समय में इससे अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आम के बागों में इस मौसम में मिलीबग या गुजिया कीट के पनपने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके दुष्प्रभाव से आम के फलों की उपज क्षमता 50 से 100% तक घट सकती है। अभी किसान भाइयों, जो अभी का समय है वो बागों की देखभाल के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील समय होता है। अगर हम आम के बागों की बात करते हैं तो इस समय कुछ कीटों का प्रकोप बागों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें से एक प्रमुख कीट होता है मिलीबग या गुजिया कीट। गुजिया कीट का जो हमारा प्रकोप होता है आम के बागों में दिसंबर से लेकर मई तक देखा जा सकता है और ये कीट अगर उपज की दृष्टि से देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे कई बार 50% से लेकर 100% तक हमारी उपज में घटोतरी देखी जाती है।
तो इसीलिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस अगर कीट के हम नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन से जो पौधे का मुख्य तना होता है, ज़मीन से 40 सेंटीमीटर के ऊपर तक हमको मिट्टी का लेप लगा देना चाहिए और उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ी 400 गेज मोटी पॉलीथीन से उसको ऊपर लपेट देना चाहिए और दोनों ही तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमको सुतली से उसको अच्छे से बांध देना चाहिए और इसके ऊपर फिर हम ग्रीस का लेप लगा देते हैं पूरी पट्टी के ऊपर। किसान भाइयों, इससे होता क्या है कि जो भी मिलीबग कीट है वो ज़मीन से ऊपर की ओर चढ़ता है पौधों में और ग्रीस लगी होने के कारण वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस माह में, क्योंकि अगर कीट पौधों के ऊपर पहुंच चुका है, ऊपरी शाखाओं तक पहुंच चुका है, तो इसका नियंत्रण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। आगे के भी जो महीने होते हैं उसमें इस पट्टी को ज़रूर दुरुस्त करते रहें और अगर उसमें ज़रूरत आपको लगती है तो उसमें ग्रीस का लेप ज़रूर लगा दें। आम के बागों में मंजर पूर्व लाही तथा अन्य कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का मात्रा अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आम के तनों में दीमक का प्रकोप हो जाता है तो उसके नियंत्रण के लिए पूरे तने की गोमूत्र से धुलाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो भी अगर आपको उसमें कोई कीट दिखाई देता है तो उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल के इस दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक कीट इसमें दीमक का भी प्रकोप आपके बागों में तनों के ऊपर देखा जाता है। तो उससे जो दीमक की वजह से जो मिट्टी का एक पूरी परत जम जाती है वो अगर आपके तनों में दिखाई देती है तो वो भी एक बहुत ही हानिकारक होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो अगर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है तो ये इसके नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। इससे पूरे तने को आपको वॉश कर देना चाहिए। किसान भाइयों, आम की सही पुष्पण तथा फलन के लिए इसके छत्रक का रोग तथा कीट रहित होना अति आवश्यक है। इसके लिए रोग से ग्रसित शाखाओं की समय समय पर छटाई अति आवश्यक है। इसमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि छत्रक ज्यादा घने न हो। इसमें रोशनी का संचार पूरे पेड़ पर होता रहे। जो बागों के सामान्य प्रबंधन की बात आती है, जैसे कि जो भी हम अपने फल बागों में देख रहे हैं, क्योंकि अच्छे पुष्पन के लिए, अच्छे फलन के लिए, दोनों के लिए जो हमारा छत्रक होता है आम का, उसका रोग और कीट रहित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी शाखा दिखाई दे रही है जो रोग से ग्रसित है या जो पौधे को अनावश्यक जिसकी बढ़वार हो रही है और पौधे का जो छत्रक है उसको वो घना बना रही है, तो उनकी आप छटाई कर दें। उन शाखाओं की छटाई इस प्रकार से करनी है कि वो उसको चाहे तो आप जो डाली काटने वाली फल बागों में इस्तेमाल होने वाली आरी होती है या सिकेटियर की मदद से काटें। किसान भाइयों, इस मौसम में पेड़ के मुख्य तने में चूने के घोल में गोमूत्र या ब्लू कॉपर मिलाकर यदि लेप लगाया जाए तो बहुत से कीटों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा पेड़ के जड़ क्षेत्र में यदि हल्की निकाई गुड़ाई की जाए तब भी जमीन में मौजूद कीटों की रोकथाम की जा सकती है। इसमें जैसे कि अभी किसान भाइयों को एक चीज़ की विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है कि जो मुख्य तना होता है इसमें आपको चूने का घोल बना के उसमें गौमूत्र या तो डाल दें या तो ब्लू कॉपर डाल दें। इससे हमारे किसान भाइयों को जो मुख्य तना होता है उसमें जहाँ से मुख्य प्राथमिक शाखाएं शुरू होती हैं वहाँ तक उसमें चूने का लेप कर देना चाहिए। इससे भी हमारे कीटों का और रोगों का नियंत्रण अच्छी प्रकार से हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय की आपको जड़ क्षेत्र को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, केवल हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े उस ज़मीन के अंदर हैं या उनके अंडे हैं ये सब अगर पड़े हुए हैं तो ये जो जड़ को हम जड़ क्षेत्र को थोड़ा सा उसमें हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा जो निराई गुड़ाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जड़ क्षेत्र खुला होता है और इनका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, एक चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि झारखंड राज्य हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कमी की समस्या अक्सर देखी जाती है। तो मृदा नमी का जो संरक्षण होता है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप मल्चिंग का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारी धान की फसल लगभग कट चुकी है बहुत सी जगहों पे, तो अगर आपके पास पुआल उपलब्ध है तो पुआल को आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और थाले को ढक सकते हैं। इसके अलावा जो भी किसान भाइयों के पास अगर प्लास्टिक मल्चिंग उपलब्ध है तो उसका भी थाले को ढकने के लिए हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में सिंचाई हेतु पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, अतः मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग विधि का इस्तेमाल करना एक बेहतर उपाय है। किसान भाइयों, अभी का जो समय है वो मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कीट के नियंत्रण के लिए आप जमीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी का लेप कर दें और उसके ऊपर 400 गेज मोटी
पॉलीथीन शीट को बांध देते हैं सुतली की सहायता से, और इसके ऊपर ग्रीस का आप लेप कर दें। इससे क्या होता है, जो मिलीबग कीट है वो पौधों के ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाता है, और इससे जो हमारा पौधा होता है और जो फूल होते हैं, टहनियाँ होती हैं और जो फल होते हैं वो बचे रहते हैं। यदि इस समय इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया और पौधे के ऊपर एक बार ये शाखाओं तक पहुंच जाता है तो किसी भी अन्य दवा से इसका नियंत्रण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी के समय इस कीट से बचाव के लिए ये उपाय अपने खेतों में अवश्य करें। इस तरह से यदि आम में मंजर लगने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो इसके पेड़ों से आम का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पर चलकर किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, हम अपने बागानों की देखभाल के लिए अगर तकनीकी प्रयोग अपनाते हैं तो यहाँ हमें बहुत ही फायदा होगा और नुकसान से भी हम बच जाएंगे। आज के अंक में इतना ही समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफ़ी पसंद आया है और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।